तो ये जो विलेजेस वगैरह थे ये डेवलप कैसे होने लगे और ये टाउन्स कैसे अचानक से डेवलप होने लगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है ना बच्चों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मेटल के बारे में यहाँ पर बात की गई है, वो है आयरन। है ना, आयरन का मतलब होता है बेटा लोहा। तो ऐसा बताया जाता है कि आयरन का जो सबसे पहले इस्तेमाल होने लगा वो आज से 2500 से 3000 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि अराउंड 2500 years ago to 3000 years ago the iron was started using, यानी कि आयरन का जो था वो इस्तेमाल होने लग गया था। अब आयरन एक मेटल का नाम है, एक धातु का नाम है बच्चों, जो जमीन के नीचे मिलता है ना, यानी कि अर्थ के अंदर की तरफ होता है, अर्थ सरफेस के नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं इसके माइंस वगैरह होंगी, है ना, कहीं ना कहीं इसके भंडार होंगे। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो मेगालिथ बरियल्स थे, है ना। अब मेगालिथ क्या होता है, मेगा यानी कि बड़ा और लिथ यानी कि पत्थर और बरियल्स यानी कि दफनाने वाली जगह। तो हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि पुराने समय में जब लोगों को दफनाया जाता था तो उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर बड़ी-बड़ी चट्टानें रख दी जाती थी और उन्हें ही मेगालिथ बरियल्स कहा जाता था या मेगालिथिक बरियल्स कहा जाता था। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन जगहों को एक्सकेवेट किया, वहां की खुदाई की, तो पाया कि वहां आसपास के लोकेशंस में खूब सारा आयरन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वजह से, इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ये जान पाए कि उस समय के लोगों ने अब आयरन की डिस्कवरी कर ली थी, यानी कि आयरन मेटल के बारे में पता लगा लिया था और उस आयरन का इस्तेमाल वो लोग अपने अलग अलग कामों में करने लग गए थे। अब वो काम क्या थे, यानी कि जो आयरन है, आयरन क्या है बच्चों, एक तरह का मेटल है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी कब हुई, 2500 years ago, 2500 से 3000 साल पहले हमें इस आयरन के बारे में जानकारी मिल गई थी। आयरन क्या है, एक तरह का मेटल है। इस मेटल से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे टूल्स हो गए, है ना, और क्या हो सकते हैं, वेपन्स हो गए, है ना, और क्या बनाए जा सकते हैं, पॉट्स हो गए। टूल्स यानी कि वह चीजें जिनकी मदद से हम कार्य करते हैं, जैसे टोंग, टोंग यानी कि चिमटा वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, है ना, और एक्सेस, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी। ठीक है, वेपन्स, वेपन्स में क्या आएंगे, जैसे स्वॉर्ड आ गई यानी कि तलवार वगैरह आ गई, है ना। और पॉट्स, पॉट्स यानी कि क्या होते हैं, बर्तन, है ना। तो पहले बर्तन मिट्टी के बनते थे, अब समय के साथ साथ वो लोहे वगैरह के भी बनाए जाने लगे। तो इतने सारे कामों में इस आयरन का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा और आयरन को और कहाँ इस्तेमाल किया गया, इन्हें PLOUGH, प्लफ में, है ना। अब प्लफ क्या होता है बेटा, प्लफ को हिंदी में कहा जाता है हल। हल, हल क्या होता है, जिससे हम खेतों को जोतते हैं, है ना, उसे हल कहते हैं। पहले ये जो प्लफ था ये बनता था बेटा वुड से, वुड यानी कि लकड़ी से, और लकड़ी इतनी ठोस नहीं रहती है कि वो जमीन के एकदम भीतर तक जाए ताकि बीज अंदर तक जाए, है ना। इस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन थोड़ा कम होता था। लेकिन अब क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसलिए अब आयरन की मदद लेकर प्लव्स को बनाया जाने लगा। और आयरन जो होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, टफ होता है। तो उसकी मदद से जब हम खेती करते हैं तो बीज काफी धरती के अंदर तक जाता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, यानी कि जो इरिगेशन था वो अब पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लग गया, है ना। अब ये इरिगेशन वर्ड क्या होता है,
है ना। इरिगेशन वर्ड के बारे में समझते हैं हम। तो इरिगेशन वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि इरिगेशन एक तरह का मेथड है ना। एक तरह का मेथड है जिसमें हम कंट्रोल्ड मैनर में पानी की सप्लाई देते हैं पौधों को, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सकें, अच्छे से बड़े हो सकें, और समय समय पर हम उस पानी को उन पौधों को अवेलेबल करवाते रहते हैं, ताकि हम उससे जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जो फार्मिंग करना चाहते हैं, वो प्रोडक्शन का अमाउंट क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो इरिगेशन का मतलब ये होता है, इरिगेशन इज बेसिकली ए मेथड in which a controlled amount of water is supplied to the plants at regular intervals for agriculture purpose। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि इरिगेशन के लिए, अब इरिगेशन इस प्लग की वजह से बहुत अच्छा होने लगा और इरिगेशन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी, है ना। तो पानी के जो सोर्सेस होते हैं, है ना, हमने क्या सीखा अभी, इरिगेशन। इरिगेशन किससे पॉसिबल होगा, वाटर से, है ना। अब वाटर कहां से मिलेगा, सबसे आसान तरीका तो क्या है, बारिश। लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है बच्चों जहां पर इक्वल अमाउंट के रेनफॉल हर एरिया में रिसीव नहीं होती है ना। कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा। इसलिए हमें वाटर के दूसरे सोर्सेस पर डेवलप होना पड़ता है। और वो दूसरे सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैनाल्स। कैनाल्स को हिंदी में कहा जाता है नहर, है ना। ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर, है ना, एक नहर बनाई जाती है, आर्टिफिशियल नहर बनाई जाती है, जिसमें बांध वगैरह से, डैम वगैरह से पानी को रिलीज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या सोर्सेस हो गए, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स यानी होता है तालाब। इसके अलावा और क्या सोर्सेस है, लेक्स, है ना, झीलें। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हो सकती है, या फिर प्रकृति के द्वारा भी बनाई हुई हो सकती है, यानी कि नेचुरल भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, वेल्स, है ना, यानी कि कुएं वगैरह। तो कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ये सब क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं। तो जब इरिगेशन बहुत ही अच्छा होने लगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो उस समय के लोगों ने या उस समय के राजाओं ने कोशिश की कि वह लोग ज्यादा से ज्यादा लेवल पर कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स और वेल्स को डेवलप करें, और ताकि उन्हें इरिगेशन करने में आसानी हो सके। ठीक है बच्चों। क्योंकि जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इरिगेशन बढ़ेगा, और इरिगेशन बढ़ेगा तो ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएंगी। अब जब इरिगेशन बढ़ने लगा तो होने क्या लगा, इरिगेशन इंक्रीज हुआ तो लोगों की बेटा इनकम बढ़ने लगी, यानी कि कमाई बढ़ने लगी, है ना। और फिर उन्होंने, यानी कि वो सब जो ग्रुप में रहते थे, हमने सीखा है कि अर्ली पीपल मोस्टली लिव एट दैट टाइम इन ग्रुप्स। तो वो जो ग्रुप्स थे, लोगों के समूह थे, वो लोग मिलकर एक उनकी कम्युनिटी बनी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। और उन्होंने निश्चय किया कि वह अब घूमेंगे फिरेंगे नहीं, एक ही जगह पर जहां वो खेती करते हैं वहीं पर वो रहेंगे। और उन्हें रहना भी पड़ता था, क्योंकि जो फार्मिंग होती है बेटा, वो 10-15 दिन का नहीं होता है, वो प्रोसेस होता है 8 to 9 मंथ्स का। तो 8 to 9 मंथ्स अगर आपको उस क्रॉप को देखभाल करनी है ना, फिर बड़ी होगी, फिर पकेगी, फिर जाकर काटी जाएंगी 9 महीने के बाद में, तब तक आपको वहां स्टे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब एक समुदाय के लोग अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए एक जगहों पर रहने लगे, और एक फैमिली के बाद में दूसरी फैमिली ने भी वहीं पर रहना स्टार्ट किया, फिर उस फैमिली के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उस जनरेशन ने भी वहीं पर रहना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 करके जब एक कम्युनिटी के लोग उस जगहों पर रहने लगे, तो वो एरिया जो था वो डेवलप होता चला गया, इसमें विलेज में। यानी कि विलेज इज व्हाट,
विलेज इज बेसिकली ए ग्रुप्ड ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ ए कम्युनिटी। ग्रुप्ड यानी कि समूह में जब एक समुदाय के लोग रहा करते हैं और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी अगर वहीं पर रहना स्टार्ट कर दे, उस पर्टिकुलर लोकेशन को कहा जाता है विलेज। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात आपके समझ में। अब जो ये विलेज था, इस विलेज में ज्यादातर लोग क्या करते थे बेटा, कौन सा काम करते थे? दे इन्वॉल्व इन फार्मिंग, यानी कि खेती किया करते थे। अब ये जो लोग खेती के काम करते थे, इन्हें भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। यानी कि ये जो फार्मिंग पीपल है, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे अगर मैं साउथ इंडिया की बात अलग करूं और नॉर्थ इंडिया की बात अलग करूं, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साउथ इंडिया की बात, है ना। साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में जो बड़े जमींदार थे, यानी कि जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उन्हें कहा जाता था वेल्लरर। क्या कहेंगे बच्चों? वेल्लरर। वेल्लरर शब्द किसे दिया गया? लार्ज लैंड ओनर्स को, यानी कि जिनके पास बहुत ही ज्यादा जमीनें थी। इसके अलावा जो साधारण किसान थे, जिनके पास 1 या 2 बीघा जमीन थी, उन्हें कहा जाने लगा उजवाहर। ठीक है, अब बड़े जमींदार वेल्लरर, साधारण किसान उजवाहर, और जो एकदम ही लैंडलेस लोग थे, यानी कि जिनके पास स्वयं की कोई भी जमीन नहीं थी, जो दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे, उन्हें कहा जाता था कड़ेसियार। क्या कहते थे बेटा? कड़ेसियार। ये नाम दिया गया, या फिर दीमाई नाम भी इन्हें दिया गया, DIMAI। ये सब आपकी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात की हमने साउथ इंडिया की। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में खेती करने वाले लोगों को, या गांव में जो लोग रहते थे और फार्मिंग करते थे, उन्हें किन नामों से जाना जाता था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में जो गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया यानी कि जो सबसे बड़ा जमींदार है, जो पूरे गांव का हेड कहलाता है ना, जो गांव का मुखिया है, जो गांव को लीड करता है, जिसके बात सभी मानते हैं, जो काफी अमीर भी है, उस व्यक्ति को कहा जाता था ग्राम भोजिका। क्या कहते थे बच्चों? ग्राम भोजिका। इसके अलावा अब ग्राम भोजिका का क्या क्या ड्यूटी है, इस पर्सन का क्या क्या काम है? भाई अभी आपको मैंने सिविक्स में एक चैप्टर सिखाया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन करके, है ना। उसमें हमने पंचायत पढ़ा, है ना, पटवारी पढ़ा, सरपंच पढ़ा। तो हमने उन चैप्टर्स के माध्यम से देखा है कि जो पंचायत होती है या जो पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, इनका मेन काम होता है कि टैक्सेस को कलेक्ट करना, यानी कि गांव के लेवल पर जो खेती करते हैं, वहां से जो भी रेगुलर इनकम आती है उस पे से टैक्स कलेक्ट करना, प्लस जमीनों से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े रहते हैं, मतभेद होते हैं, उन्हें भी सुलझाने की जिम्मेदारी पंचायत की होती है। ठीक वही काम उस समय पर ग्राम भोजिका के द्वारा किया जाता था। यानी कि ग्राम भोजिका की क्या जिम्मेदारी थी? ग्राम भोजिका अकेला पर्सन नहीं था बच्चों, वो बहुत ही बड़ा लैंड ओनर था, और उसके नीचे में खूब सारे वर्कर्स जिन्हें वो हायर करता था, और खूब सारे स्लेव्स, यानी कि खूब सारे गुलाम भी वो अपने साथ में रखता था, जिनकी मदद से वो गांव में रहने वाले लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करता था, यानी कि टैक्स का कलेक्शन करता था। और जब भी कोई डिस्प्यूट होता था, कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसमें वो जज की भूमिका भी निभाता था, यानी कि जज का काम भी वो करता था कि दोनों पक्षों को सुनना है, जो गलत है उसे सजा सुनाना, और सही को सही बताना, ये काम भी ग्राम भोजिका का हुआ करता था। इसके अलावा ग्राम भोजिका तो हो गया नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा लैंड ओनर। जो छोटे छोटे किसान थे, उन्हें कहा जाता था गृहपति।
ग्रहपति क्या कहा जाता था बेटा? ग्रहपति। अब इसके अलावा अब बड़े हो गए, छोटे किसान हो गए, अब कौन आएंगे? जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो अपना पेट पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए दूसरे के खेतों में जाकर काम करेंगे, तो उन्हें नाम दिया जाता था बेटा, थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, दासा कर्मकारा, है ना, उन्हें कहा जाता था दासा कर्मकारा, जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती थी और वो लोग अपना परिवार चलाने के लिए दूसरे वर्कर्स के पास में जाते थे, लार्ज लैंड ओनर्स के पास में जाते थे, उनके खेतों में काम करते थे ताकि बदले में उन्हें कुछ पैसा मिल सके और वो अपने परिवार की देखरेख कर सके। ठीक है। इसके अलावा और क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? इसके अलावा आपको एक वर्ड सिखाया जाएगा बेटा, जातकास, है ना। अब जातक वर्ड का मतलब क्या होता है? जातक वर्ड का मतलब होता है कॉमन पीपल, आम लोग, और जातकास मतलब होता है कि कॉमन पीपल के द्वारा जो भी स्टोरीज कही जाती थी उन्हें कहा जाता था जातकास। तो जातक वर्ड से बना है जातकास, है ना, जातक कथाएं। आपने कभी, ये कोई मैगजीन वगैरह भी होगी, है ना, कोई बुकलेट वगैरह भी आती है इस नाम से। अब बच्चों, पहले के टाइम में देखो एंटरटेनमेंट तो होता था नहीं, है ना, यानी कि आज के समय में जितने मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, है ना, सोशल मीडिया है, टीवी वगैरह है ना, एंटरटेनमेंट की दुनिया भर के साधन है, म्यूजिक वगैरह है, हेडफोन लगाया हर चीज आसान हो जाती है। तो उस समय पर ऐसा था नहीं। उस समय पर क्या होता था कि शाम को सभी लोग फ्री होकर कहीं पर गांव में जो कोई कॉमन जगह होती थी वहां पर इकट्ठा होते थे, या फिर मंदिर वगैरह के बाहर इकट्ठा हो जाते थे, और उस जगह पर गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे या जो प्रीस्ट होते थे, वो अपने एक्सपीरियंस से, है ना, अपने अनुभव से किसी भी इंसिडेंट के बारे में, कोई घटना के बारे में कोई कहानी वगैरह बताते थे। अब ये सारी कहानियां क्योंकि आम लोगों के द्वारा कही गई है, इसलिए इन स्टोरीज को कहा जाता है जातक कास, जातक कथाएं। कथा यानी कि the story told by the जातक, and जातक is what? जातक means the common people। अब इन स्टोरीज को जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स मतलब साधु, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो साधु थे, उन्होंने लिखा, पहले तो रिटन डाउन किया, फिर उन्हें प्रिजर्व किया, यानी कि उन्हें संभाल के रखा, और उनमें से ऐसी खूब सारी जो स्टोरीज हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को उन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब वो जगह जहां पर वो लोग ठहरा करते थे, उन मोनेस्ट्री से ढूंढने को मिली है। तो ये था बेटा आज की वाली क्लास, आपकी आज का चैप्टर। बस आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा।